बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज मार्केट में तेजी का रुझान रहा, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहे क्योंकि कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और इसी की वजह से एमडेट इंडेक्स की पोजीशन बहुत बेहतर रही। अगर मैं ट्रेडिंग का अहवाल आपको बताऊं तो इंटरडे में हाई 65,000 रहा 100 इंडेक्स का लेवल, इंटरडे लो 100 इंडेक्स का लेवल बाद 64,400। क्लोजिंग भी पॉजिटिव जोन में हुई, 368 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स में 64,800 के लेवल पर 100 इंडेक्स बंद हुआ। ओवरऑल अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो 349 कंपनियों के शेयर्स में लेन देन हुआ, 198 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा देखा गया, 128 कंपनियों के शेयर्स में कमी देखी गई। मजमूई तौर पर 47 मिलियन से जायद का कारोबार हुआ। ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी देखी गई। जाहिर सी बात है, जब मुस्बत नताइज आएंगे कंपनियों के तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा और इसी की वजह से हमने देखा कि फर्टिलाइजर सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। स्टॉक ब्रोकर्स ने सिलेक्टेड स्टॉक को फोकस किया हुआ था और इसी की वजह से मार्केट में तेजी आती गई और एक वक्त ऐसा आया कि 100 इंडेक्स 65,000 की हद को अबूर कर गया, ताहम उसमें करेक्शन आई और क्लोजिंग 64,800 के लेवल पे हुई। इसके अलावा मैं इंटरबैंक मार्केट की बात करूंगा। डॉलर मुसलसल सस्ता हो रहा है, रिजर्व्स आपके बेहतर हुए हैं, IMF से आपको ट्रांच मिली, उसके अलावा आपके कर्जे रोल ओवर हो गए, तो उसकी वजह से इंटरबैंक मार्केट में डॉलर सस्ता हो रहा है, रुपया बेहतर हो रहा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर दौरान ट्रेडिंग 279.79 पैसे से घटकर 279.60 पैसे पर ट्रेड होता हुआ देखा गया। इसमें 19 पैसे की कमी देखी गई। आइंदा वाले दिनों में अगर हमारे रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे तो यकीनन डॉलर मजीद सस्ता होगा और एक्सचेंज कंपनीज ने पहले बता दिया कि डॉलर 270 से घट जाएगा आइंदा वाले 2 से 3 महीनों में। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ने इंटरबैंक मार्केट में जदीद प्लेटफॉर्म मुतारिफ करा दिया है। स्टेट बैंक ने पहले ही IMF को यकीनदानी करा दी थी, वजारत ख़जाना ने भी IMF को यकीनदानी करा दी थी कि वो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सिस्टम है उसको मज़ीद बेहतर किया जा करेंगे, शफाफ करेंगे, ताकि इसमें जो मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन हो रही है वो उसके अनासर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इसी की वजह से स्टेट बैंक ने इंटरबैंक ट्रेडिंग के लिए एक FX ट्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ़ किया है और ये सेंट्रलाइज फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम है और इसके ज़रिए तमाम फॉरेक्स डीलर्स स्पॉट मार्केट में इंटरबैंक ट्रेडिंग कर सकेंगे और स्टेट बैंक इनको सख्त मॉनिटर करेगा, ख्वाह वो कमर्शियल बैंक हो, ख्वाह वो एक्सचेंज डीलर्स हों। अब वो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम के ज़रिए इस्तेफ़ादा उठा सकेंगे और ये पहले नहीं था लेकिन अब इसको सेंट्रलाइज कर दिया है। हर शख्स इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा सकता है और बाकायदा तौर पे इसमें डॉलर की जो मैनिपुलेशन है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा कि क्या 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा सकेगी। ये जुमला हम अक्सर अब सुन रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन्स हो रही हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें अब नारे लगा रही हैं, दावे कर रही हैं कि अगर हमारी हुकूमत आ जाएगी तो हम सार्फिन को, रिहायशियों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। अब 300 यूनिट मुफ्त बिजली की भी बातें हो रही हैं, कोई 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कर रहा है। ये सब कैसे मुमकिन होगा? अब आइंदा वाले दिनों में तो गैस और बिजली की कीमतों में मजीद होशरुबा इजाफा होने जा रहा है। क्या 300 यूनिट मुफ्त बिजली सोलर पैनल के ज़रिए दी जाएगी? तो अगर इतने सोलर सिस्टम के ज़रिए क्या लाखों लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी? क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्या हमारे पास कोई मैकेनिज़्म है? क्या हमारे पास कोई पॉलिसी? और अगर है, अगर ये दावे किए जा रहे हैं तो पहले क्यों नहीं किए गए? तो हम अपने मुल्क का जो पावर डेफिसिट है और जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस का जो निज़ाम है उस हवाले से डिस्कस करेंगे कि आया कि ये मैकेनिज़्म और ये बातें और ये जो दावे किए जा रहे हैं ये मुमकिन हो पाएंगे? क्या आवाम को इस हवाले से कोई उम्मीदें हैं? क्या एनर्जी एक्सपर्ट्स इस हवाले से कोई फार्मूला बता सकें हमें कि हाँ इसका इम्प्लीमेंट हो सकता है आने वाले दिनों में, या फिर ये सिर्फ एक नारे हैं, महज दावे हैं? इसके अलावा हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि सियासत के मैदान में अब सनतकार भी आ रहे हैं, ट्रेडर्स भी आ रहे हैं, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कमर कस ली है। वो क्यों आ रहे हैं? क्या वजह है? क्या मुआशी मसला हमारे मुल्क के ख़त्म हो गए हैं? क्या मईशत के ऊपर से निगाहें हटाकर सियासत में आकर आवाम की जो उमंगें हैं या उम्मीदें हैं या उनके जो मसाइल हैं उनको हल करना ज़रूरी है, या मुआशी पहिए को चलाना ज़रूरी है? सनतकार ट्रेडर्स अगर मैदान में आ जाएंगे तो फिर सनती पॉलिसी का जो सनतें हैं उनको कौन बेहतर तरीके से चलाएगा और उनका क्या एजेंडा है? वो किस जाविये को, किस सोच को लेकर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं? क्या कोई और मकासद हैं? इन बातों को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि उबरी हुकूमत जाते जाते कुछ बम्स गिरा सकती है। वो कुछ बम्स जो हैं वो पेट्रोलियम बम भी हो सकते हैं, टैक्सों के बम भी हो सकते हैं, मिनी बजट का भी एक बहुत बड़ा बम हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान है। 1 फरवरी 2024 को पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये का इजाफा हो सकता है, डीजल की कीमत में 8 रुपये का इजाफा हो सकता है। तो अब उबूरी हुकूमत जब जाएगी
तो वो वाइंड अप करके जाएगी। जब वो वाइंड अप करके जाती है सारी चीज़ें, तो वो कोई सा भी इजाफा कर जाएगी, कोई सा भी ऐलान कर जाएगी और आइंदा वाली हुकूमत के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो बुरी हुकूमत की कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, उसने तो आके रिफॉर्म्स करने हैं, उसने इलेक्शन करवाने हैं। आइंदा वाली हुकूमत के लिए आसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि उसको मजीद कोई इजाफा नहीं करना होगा। तो ये खदशात ज़ाहिर किए जाने कि अब आइंदा वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है। इसके अलावा IMF की ईमा पर बड़े टैक्सेस लग सकते हैं, और अब तो डिजिटल वेबसाइट्स पर भी, यानी जो सोशल नेटवर्किंग है उन पर भी कोई नए टैक्सेस लगाने की बातें हो रही हैं, मज़ीद टैक्सेस लगेंगे। फिर पावर डेफिसिट, जो हमारा तवानाई खसारा है, जो तवानाई के जो गर्दिशी कर्जे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी हुकूमत मज़ीद आइंदा वाले दिनों में गैस की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफा करने वाली है। उसके अलावा बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, टैक्सों की भरमार होगी, तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेयकीनी की कैफियत है कारोबारी हलकों में, तजारती हलकों में, कि अब आइंदा वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। लेकिन खदशात तो यही हैं, कभी इम्कानात इसी बात के हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे नए टैक्सेस लगेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अपने प्रोग्राम में कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे मुल्क की बैकबोन है। एक्सपोर्ट के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर हमेशा से कलीदी किरदार अदा करता आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट दिन ब दिन डिक्रीज़ हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि रिकॉर्ड पे हमारी टैरिफ पहुंच गया है इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का। जब मुसलसल बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो माल तैयार किया जा रहा है, उसकी लागत मुसलसल बढ़ती जाएगी। लेकिन इस वक्त भी हमारे मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी पोटेंशियल है। एक यूरोसेंट्रा कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। यूरोप और हमारे जो लोकल बिजनेसमैन हैं टेक्सटाइल के, उनके अंदर ब्रिज का किरदार अदा कर रही है, कनेक्टिविटी बना रही है। वहाँ के ऑर्डर्स यहाँ के जो बायर सप्लायर्स हैं उनको दिए जाते हैं, फिर वो यहाँ पे माल तैयार करते हैं, टेक्सटाइल ऑर्डर्स को पूरा करते हैं, आलमी जो टेक्सटाइल ऑर्डर्स उनको मिलते हैं और फिर वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये यूरोसेंट्रा कंपनी ने एक फ़ैशन शो का इनेकाद किया और यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान के, उनको उसमें मदऊ किया। उसमें गैर मुल्की बायर्स भी थे, स्पेन के, जर्मनी के और दुनिया भर के बायर्स आए हुए थे, और उनकी कनेक्टिविटी कराई और उनको बताया कि अब दुनिया के अंदर ये डिमांड है, हमारी ये डिमांड है, हमारे ये ऑर्डर्स हैं, इनको फुलफ़िल किया जाए। वो फ़ैशन शो जो टेक्सटाइल का है वो कितना पावरफुल रहा। यूरोसेंट्रा कंपनी ने जिस तरीके से फ़ैशन शो का इनेकाद किया, इस पर बिज़नेस कम्युनिटी का और इंटरनेशनल बिज़नेस कम्युनिटी का क्या कहना है, आइए देखते हैं सबसे पहले इस रिपोर्ट में। यूरोसेंट्रा पाकिस्तान कंपनी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फरोग के लिए फैशन शो किया। तकरीब में दुनिया भर से टेक्सटाइल फैशन की बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की। अलकबीर ग्रुप के GM कोऑर्डिनेटर इरफान मलिक भी तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तान में पहली जर्मन यूरोसेंट्रा पाकिस्तान कंपनी के MD काशिफ ने न्यूज 1 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूरोपीय मार्केट की डिमांड को पूरा करते हुए यूरोसेंट्रा कंपनी सालाना मुल्की मईशत में $150 मिलियन का हिस्सा डालती है। लकीली हम लोग 25th ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारा सिल्वर जुबली ईयर है और हमारा टारगेट हमारा ये है कि हम सारी जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनको पाकिस्तान लेके आएँ। जर्मनी, स्पेन और मुकामी मार्केट की बिजनेस कम्युनिटी का कहना था कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल बिजनेस बेहतर है। आलमी मार्केट पाकिस्तान से तिजारत की ख्वाह है। 35 years of experience that Pakistan's time has come back. You have struggled very much with historical topics. I will not go into detail. We all know what I mean. And I'm so pleased personally to see that Pakistan is coming back. Pakistan, many categories, not only for fashion but also for homeware. And I think that we can go even further, you know, in not only in these categories but discover new categories. And I think that it's a really good potential in Pakistan. ये यहाँ से जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के शूज़ के, गारमेंट के, होम टेक्सटाइल के, वो बायर से कनेक्ट करते हैं। तो ये 2-3 बायर को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े बायर्स को, और उनके लिए ये यहाँ से सप्लायर्स ढूंढते हैं, अच्छे सप्लायर्स उनको कनेक्ट कराते हैं और अच्छे बायर्स से सप्लायर्स को कनेक्ट कराते हैं। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में कलीदी किरदार अदा करने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बढ़ना मुल्की मईशत के लिए इंतहाई अहम है। इस रिपोर्ट के अंदर हमने एक चीज़ वाज़े तौर पे देखी है कि इंटरनेशनल बायर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कराची के अंदर यूरोसेंट्रा ने इस तकरीब का इनेकाद किया था और इससे हमें बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स मिलते हैं और इससे हमारी मुल्की मईशत पर मुस्बत असर मुरतब होते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए कि हम ऐसे इवेंट्स का इनेकाद करें। इंटरनेशनल बायर्स को लाने के लिए ऐसी कंपनीज मज़ीद पाकिस्तान में अगर आ जाएँ तो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मज़ीद बढ़ेगी। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी बात करूँगा। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने वाला है मंडे के रोज़, और इंटरेस्ट रेट
उम्मीद तो ये की जा रही थी कि कम होगा, लेकिन अब कम नहीं होगा, ये बात तो वाजह है। इम्कानात इसी बात के हैं कि या तो अनचेंज रहेगा या तो स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है हमारे मुल्क में। इन्फ्लेशन का रेशो अगर हम देखें तो मुस्तकिल बढ़ रहा है। ऑब्वियसली जब बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, तो महंगाई का एक नया तूफान बरपा होगा। और माहिरीन, जो इक़्तिसादी माहिरीन हैं, वो यही कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रह सकता है। इम्कानात इसी बात के हैं। आज प्रोग्राम के अंदर मैं तफसीली डिस्कस करूंगा 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकती है या नहीं मिल सकती, हमारे मुल्क में इसका क्या मैकेनिज़्म है, और क्या सोलर सिस्टम के ज़रिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर सारिफ को दी जा सकेगी। क्या हमारे मुल्क में, क्या हमारे पावर डिवीज़न में इतना पोटेंशल है। इसके अलावा मैं प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करूँगा कि अपकमिंग जो ये बातें हो रही हैं कि मिनी बजट आ जाएगा और टैक्सेस की भरमार होगी, जो डिजिटलाइजेशन पे भी नए टैक्सेस लगेंगे, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, मंडे वाले दिन क्या पॉलिसी आ सकती है, इस पर मुआशी माहिरीन का क्या कहना है, और सनअतकार ट्रेडर्स जो इलेक्शन में आ रहे हैं क्या एजेंडा लेकर आ रहे हैं, क्या मकासद हैं, क्या मौशी मसाला हमारे मुल्क के कम हो गए हैं। हुकूमत सर जोड़कर बैठी है, उबूरी हुकूमत, और बड़े स्टेप्स उठा रही है, बड़े रिफॉर्म्स कर रही है, IMF की शाबाशी भी हासिल है, लेकिन इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों इतना पीछे रह गया है कि अब उसको इंतखाबात में आना पड़ रहा है, क्या वजूहत हैं। इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक मुशीर बराए वजीर ख़जाना डॉक्टर खाकान नजीब। इनसे हम जानेंगे कि क्या वाकई 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इसका कोई मैकेनिज़्म है। पावर डेफिसिट मुस्तकिल बढ़ रहा है, मुल्क में पावर क्राइसिस भी है। सोलर सिस्टम के ज़रिए करोड़ों लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के दावे जो सियासी जमातें कर रही हैं, क्या आइंदा आने वाले दिनों में इस पर इम्प्लीमेंट हो सकेगा। इसी हवाले से खाकान साहब मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये मुमकिन है या नहीं है, या सिर्फ दावे हैं सियासी जमातों की तरफ से। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये सोचिए कि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को इतना सेंटर स्टेज क्यों रखा और सब पार्टीज़ ने क्यों रखा। अगर आप इस बात पे बिलीव करें कि पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनकी पल्स होती है, जो लोगों की पल्स है उस पर उनका हाथ होता है, तो फिर आप ये समझेंगे कि वो ये समझ रहे हैं कि बिजली का कोई मसला है और ये मसला इतना संगीन है कि ये हर ख़ास व आम को तकलीफ़ दे रहा है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो 300 तक के लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो लोअर इनकम अर्नर्स हैं, वल्नरेबल हैं, इनको मदद करनी पड़ेगी किसी तरह से। लेकिन ये कहना कि हम उनकी बिजली मुफ्त कर देंगे, ये तो ऑफ कोर्स शायद मुमकिन नहीं होगा। अब इसको मुमकिन बनाने के तरीके तो ऑफ कोर्स मौजूद हैं। मसलन अगर आप उनको अगले 4 से 5 साल में सोलर पे ले जाएं, कोई सोलर फाइनेंसिंग करा दें, तो ये एक तरीका हो सकता है, पर ये भी इतना आसान नहीं होगा बिकॉज इसमें एक बड़ी फाइनेंसिंग इन्वॉल्व होगी। याद रखिए कि हमारे जो डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं उसका 80-90% जो है वो 300 यूनिट के अंडर है। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग चंक, मतलब 2-2.5 करोड़ कस्टमर होगा मेरे अंदाजे में ये, जिसकी ये गुफ्तगू हो रही है। अब करना ये चाहिए कि उनको ये रियलाइज कर लिया है कि बहुत बड़ा मसला हल करने चाहिए। 20-21 अरब डॉलर का पेएबल खड़ा है, जिसको आप सर्कुलर डेट कहते हैं। बिल्कुल, हर साल आप कम से कम 3 अरब डॉलर की सब्सिडी दे रहे हैं, 1000 अरब रुपए की। आपका नुकसान जो है वो कहीं 1 से 2 अरब डॉलर का है, या 300 से 500 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं हर साल। अगर इतना संगीन मसला है तो इसको बिजली को मुफ्त करके ना हल कीजिए, इसको हल कीजिए डिस्कोस को प्राइवेटाइज करके, कंपटीशन क्रिएट करके, IPPs के मुआहिदों को रिव्यू करके। फिर ये देखिए कि इस वक्त 2000 अरब जो है वो तो इस वक्त डायरेक्ट बर्डन है ना, जो हमारी कैपेसिटी का है, जिसको फिक्स चार्ज कहते हैं, उसको आप हिला नहीं सकते। पर आप IPP से जब मुआहिदों को रीनेगोशिएट करेंगे, उनके डेट्स को लंबा लेकर जाएंगे, तो आपको कुछ वहाँ पे स्पेस मिलना शुरू हो जाएगी। फिर अपनी सब्सिडी को टारगेट कर लें। आप 300 पे जाना चाहते हैं, अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। आप कॉस्ट फुल रिकवर होने दें। इनकम सपोर्ट में आपके पास 10 मिलियन हाउस होल्ड्स का डेटा है, आप उनको टारगेट करके एक एनर्जी कार्ड दे दें, उसमें डाल दें जो 1000 रुपया डालना है आपने क्वार्टर का, या जो भी आप रकम डालना चाहते हैं, वो उसका दूसरा तरीका है। फिर आपको अगर मैनेजमेंट्स को प्राइवेटाइज करेंगे और एफिशिएंसी आएगी, रकूम बचेंगी, जो हम गारंटीज खड़ी करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं डिस्कोस को अलाइव रखने के लिए, जेनकोस को भी, नंदीपुर है, गुद्दू है, इन सब को बेचना चाहिए। सो इनके बारे में सोचें।
फिर एक लेगेसी कॉस्ट है, जो डेट हम कैरी कर रहे हैं उसकी 3 रुपए 28 पैसे पास कर रहे हैं, उसमें जी। से निकलने की कोशिश कीजिए। अब आपको अंदाजा ये हो गया होगा कि कह मैं ये रहा हूं कि उन्होंने पल्स को सही हिट किया है कि एनर्जी सेक्टर नीड्स समथिंग टू बी डन बिकॉज ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को किल कर रहा है। पर उन्होंने जो उसका नुस्खा सामने रखा है उसकी डेप्थ में जाएंगे तो अंदाजा होगा कि ये तरीका नहीं है उसको हल करने का, बल्कि वो तरीके हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। फिर सबसे बढ़ के आप नेप्रा ओग्रा को भी हल करें। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट रेगुलेटर जो है वो सिर्फ कीमत ही डिटरमिन किए जाएं। इनका बहुत और काम है, मार्केट क्रिएट करना, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ला के पाकिस्तान बेचना, पीनलाइज करना, ये सब वो काम नहीं कर रहे। इनके लिए मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान में एक्सपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करती। जी। आपको दुबई के मॉडल पे कोई लोग लाने पड़ेंगे जिन्होंने जर्मनी में, मलेशिया में कहीं पे रेगुलेशन की हो, रेगुलेटर चलाया हो, उसको लाइए, उसको कहिए। एक वर्टिकल इंटीग्रेट करना पड़ेगा नेप्रा और ओग्रा को। अब मैंने आपके सामने कलीदी गुफ्तगू रखी है यार, वो वक्त गुजर गया है कि जहाँ पे हम ये कीमतें बढ़ा बढ़ू के लोगों को कहें या कि हम ये सब्सिडी दे देंगे, IMF को कीमत बढ़ाने का वादा कर दें फिर ना बढ़ाएं। मडलिंग थ्रू का वक्त गुजर गया है। अब आप जाकर जुजियात में हल कीजिए इन मसाइल को डीपर। आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड ऑन एनर्जी क्लियरली। खाकान साहब, डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर सकी मौजूदा हुकूमत? अगर डिस्कोर्स प्राइवेटाइज हो जाते तो काफ़ी मसाइल हमारे हल हो सकते थे। क्या डिस्को का प्रेशर बहुत है या फिर जो सिस्टम है उसने इनको मजबूर कर दिया कि वो ना कर सकें इसको? इसलिए कि आप सख्त फैसले करने को तैयार नहीं हो रहे। सख्त फैसले ये नहीं है कि आप ये कहें कि हमने कीमतों को बढ़ाना है। पाकिस्तान में हमेशा ये चीज़ सेल की जाती है कि बहुत सख्त फैसले की कीमतों को बढ़ाया। यकीन कीजिए कि कीमतों को बढ़ाना तो एक लाजिम व मलजूम चीज़ है। अगर आपके कोई चीज़ महंगी हो गई है तो आपको पास ऑन करनी पड़ेगी। सख्त फैसला ये है कि क्या आप एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ की टीम ला सकते हैं? क्या आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तंजीम नौ करके उसमें प्रोफेशनल टीम ला सकते हैं? जब ये सख्त फैसले करेंगे तो वो लोग आएंगे, इसकी सर्जरी करेंगे, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस को ठीक करेंगे, जी। प्राइवेटाइजेशन क्रिएट करेंगे और सेल करेंगे। आई थिंक दैट्स वेयर द कंट्री स्टैंड्स वेरी क्लियरली ऑन दिस। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो कभी सही नहीं होगा क्योंकि हम तंजीम नौ करने के मूड में नहीं है, हमारे पास कोई टीम नहीं है और पॉलिसी तो खैर हमारे पास हमेशा से होती ही नहीं है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि वो वक्त गुजर गया है कि पाकिस्तान मॉडलिंग थ्रू से आगे हम इन सेक्टर्स को चला सकें। अभी आपको एक जिसे कहेंगे लल नज़र आ रहा है, चीज़ों को कुछ संभला दिया गया है। इसको आगे तक़वियत दें और जो सर्जरी एनर्जी सेक्टर की ज़रूरत है और जी। गैस सेक्टर की गुफ्तगू नहीं की। आज से 5 साल पहले चले जाएं, ज़ीरो उसमें सर्कुलर डेट था। आज 3028 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है जिसमें लेट पेमेंट सरचार्ज भी शामिल है। दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। एनर्जी इमरजेंसी मुल्क में डिक्लेयर करनी चाहिए हमें, ताकि हर एक को ये एहसास हो कि ये बिजनेस एज यूजुअल से चलने वाली चीज़ नहीं है। ऑफ ग्रिड सोल्यूशन से लेकर स्मार्ट मीटरिंग तक अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए तो इसकी कोई तो कलीदी वजह होगी ना। कलीदी वजह वही है, पाकिस्तान इज इन अ कॉम्पिटिशन, जिसे कहेंगे कॉम्पिटेंस इशू, चाहे वो पॉलिसी की सतह पर हो, रेगुलेशन की सतह पर हो। और चूंकि हम खुद चला रहे हैं सारा सेक्टर, डिस्कोस जेनकोस को जी। मिलाकर, डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर, ट्रांसमिशन को देखकर हम नहीं कर पाए इसको प्रॉपरली रन। अच्छा खाकान साहब, आने वाले दिनों में गैस की कीमतों में और शुरुबा इजाफा होने वाला है, बिजली की कीमतें रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई हैं, तो आपको नहीं लगता कि चोरी की शरह में भी अब इजाफा होगा आने वाले दिनों में? अब जब लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, बिल दे ही नहीं सकेंगे, तो फिर चोरी भी बढ़ेगी। तो ये जो टास्क फोर्स बनाई हुई है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, ये सब बेकार हो जाएगा। सो एक तो बिल्कुल क्लैरिटी रखिए कि IMF पाकिस्तान में बिजली या गैस की कीमत का तयन नहीं करता। हम खुद थ्रू आवर स्टेट रेगुलेटर्स इसका तयन करते हैं। जो भी इजाफा होना है वो जो जनवरी में, यानी कि हर 6 माह बाद ओग्रा एक इजाफा बताता है, उस इजाफे को देखते हुए हुकूमत को, चूंकि इसमें कोई सब्सिडी एग्जिस्ट नहीं करती, सर्कुलर डेट ज़रूर बढ़ रहा है, हम उसको पास ऑन करते हैं। अब आपने ये तयन करना है कि क्या आपने सर्कुलर डेट को और बढ़ाना है या आपने इस सेक्टर की जो प्राइस पास थ्रू है वो करना है। अगर आप प्राइस पास थ्रू करते हैं विदाउट टेकिंग एफिशिएंसी मेजर्स, विदाउट प्राइवेटाइजिंग द सुई कंपनीज, विदाउट ब्रेकिंग अप द कंपनीज इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स, जी। अगर आप ये सारा निज़ाम ठीक नहीं करना चाहते, लोकल वेल्स की ड्रिलिंग को इंक्रीज नहीं करना चाहते, फिर तो इसकी एफिशिएंसी कभी नहीं क्रिएट होगी। पर ये सब डुएबल हैं चीज़ें, आपके पास लोग भी मौजूद हैं सिस्टम में। इन कंपनीज ने बहुत अच्छे लोगों को सामने लाए हैं, उनको मौका दें, पॉलिसी की हद तक गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें,
मैं आज भी कहता हूं कि 5 साल में ही ये मुख्तलिफ लगना शुरू हो जाएगा सेक्टर, बट बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है अगर इस सेक्टर से आपने एफिशिएंसी, सर्विस डिलीवरी और प्राइस यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है। अच्छा खाकान साहब, आपका तजुर्बा क्या कहता है? अबूरी हुकूमत जाते जाते मिनी बजट का ऐलान करके जाएगी, नए टैक्सेस ऐड कर देगी? मैं पाकिस्तान का जब आईएमएफ का मायदा पढ़ता हूं तो मुझे थोड़ी सी तशवीश इसलिए हुई कि आईएमएफ ये कह रहा है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ा दें। ये कैसे मुमकिन है कि हम एक मिनी बजट, जिसको मेरा ख्याल है लाने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, इसलिए कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की एफबीआर की परफॉर्मेंस है वो ऐसी रही है कि 9,415 अरब रुपए का टारगेट जो है वो मीट हो जाएगा, जी। बारिंग एनी अदर शॉर्टफॉल्स नॉन टैक्स रेवेन्यू की। मेरा ख्याल है कि ये शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जो टैक्सेस उन्होंने कहे हैं, जीएसटी का इंक्रीज, विद होल्डिंग का इंक्रीज, इंपोर्ट्स पे टैक्स का इंक्रीज, वो सब इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। और मैं बार बार कहता हूँ कि वी एज अ नेशन एंड दी मल्टीलैटरल पार्टनर्स मस्ट थिंक कि पाकिस्तान इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी तौर पे भी, और जो सेक्टर्स आउट ऑफ टैक्स नेट हैं उनको जाकर देखिए। सो आई एम रियली होपफुल कि हमें इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आने वाले बजट में हम कलीदी अपने फैसले खुद करेंगे ऑफ इम्प्रूविंग आवर टैक्सेशन सिस्टम ऑन डायरेक्ट टैक्सेशन रादर देन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। आखिर में ये बता दें कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होने वाला है, स्टेट बैंक का इजलास बैठेगा पीर वाले रोज़, क्या इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा, कम होगा? आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, बात यह है कि एक तो बिलीव करें कि मॉनेटरी पॉलिसी की एक एप्लीकेशन है, पाकिस्तान में भी उसी तरह है जैसे बाहर के ममालिक में है। जी। डिमांड जो है प्राइवेट सेक्टर में हर सूरत में कम हो गई है ना, गाड़ियां कम बिक रही हैं, सीमेंट कम बिक रहा है। इसका यही मतलब है ना कि आप पाकिस्तान से क्रेडिट ऑफ टेक कम हो गया है। बिल्कुल। सो मॉनेटरी पॉलिसी का एक इम्पैक्ट तो ज़रूर आया है डिमांड को कम करने में, पर इन्फ्लेशन चूंकि अभी भी कम नहीं हुई है, तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करना प्रॉबेबली जो है वो लाइकली आउटकम है। लेट्स सी, उनके पास डेटा ज़्यादा बेहतर मौजूद है, वो उस डेटे को देख के क्या फैसला करते हैं। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आने वाले दिनों में बेहतर होंगे या हम स्टिल चैलेंजेस का सामना करते रहेंगे? क्या समझते हैं साल 2024 के हवाले से? पाकिस्तान के पिछले 6 माह के जो इस वक्त इंडिकेटर्स हैं, अगर आप उनको देखिए तो आईएमएफ ने भी इस बात को तो माना है ना कि पाकिस्तान में एक मैक्रो स्टेबिलिटी के जो साइंस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। पाकिस्तान का जो इस वक्त करंट अकाउंट का खसारा है वो भी संभल गया है। पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज है, जिसमें हमने अपने रिजर्व्स को बढ़ाना है, वो भी अगर आप देखें तो कहाँ रिजर्व्स 3 अरब डॉलर से नीचे चले गए थे, इस वक्त 8.5 अरब डॉलर के करीब आ गए हैं। सो वहाँ पे भी थोड़ी सी तकवीत मिली है। मालियाती खसारा थोड़ा सा कम हुआ है पर संभला नहीं है। मालियाती खसारा, एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म्स, पाकिस्तान की टैक्सेशन पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट, इसके रिफॉर्म्स जो हैं अभी बहुत बहुत वी आर फार फार अवे फ्रॉम अचीविंग सम स्टेबिलिटी इवन। उसमें इम्प्रूवमेंट तो बहुत मेरा ख्याल है दूर की बात है, उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और फिर पाकिस्तान के मैक्रो फंडामेंटल्स को ठीक करके पाकिस्तान का जो ग्रोथ आर्किटेक्चर है उसको ठीक करना, ये अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, यानी कि एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है। बट आई कैन से दिस विद कंफर्ट कि पाकिस्तान में जो एक फ़िज़ा है वो एक स्टेबिलिटी की है इस वक्त। अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी एग्रीकल्चर में भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आने वाले महीनों में जो बढ़ती हुई कीमतों की शरह है, इसमें थोड़ी सी कमी आने की भी उम्मीद जो है वो कायम है। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराम नहीं की जा सकती, कोई प्लान नहीं है, जो भी बातें कर रहा है वो महज बातें कर रहा है। इसके अलावा इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे बेहतर हुए हैं, IMF ने कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। पावर डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, खाकान नजीब ने कहा है, और बहुत दुरुस्त बात कही है। अगर हम अपने रिफॉर्म्स कर लेते हैं एनर्जी सेक्टर में तो यकीनन हम पावर डेफिसिट को कंट्रोल कर सकते हैं। अबूरी हुकूमत ने बेहतर मौसी इक़दामात उठाए, आइंदा वाली हुकूमत क्या इसको आगे लेके जाती है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ये बात तो वाज़ेह हो गई कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बातें करना सोलर सिस्टम के ज़रिए, ये महज सिर्फ बातें हैं। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं खुर्रम शहजाद, मौसी तजकार हैं। इनसे हम जानेंगे कि आप 300 यूनिट मुफ्त बिजली की जो बातें हो रही हैं, क्या इस पर मुस्तक़बिल में अमल हो सकता है, क्या हम में इतना पोटेंशियल है, क्या इसका कोई मैकेनिज्म मौजूद है? बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बातें हो रही हैं, सियासतदान अपने जलसों में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन हो सकता है इस वक्त?
जी, शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुमकिन तो है और प्रॉब्लम ये है कि ये क्या हम इसको अफ़ोर्ड कर सकेंगे और कैसे कर सकेंगे? और इसमें देखें, अभी भी अगर आईएमएफ की के साथ अगर आप देखें कि कुछ इस तरह की जो है वो मुआहदे हैं जी। कि उसके अंदर आप जो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड या ये कह लें कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं, उनके लिए या एटलीस्ट लोअर क्लास के लिए जो बिजली की कीमतें हैं वो 300-200 यूनिट्स तक जो हैं वो एक सर्टेन लेवल पे हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाती। और उससे ऊपर जाते हैं, ऑफ कोर्स 300 यूनिट से ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं, 200 यूनिट से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर आपकी कीमतों में इज़ाफ़ा होता है बिजली की। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या आईएमएफ ऑन बोर्डेड है इसके ऊपर या नहीं, नंबर 1। सेकेंडली, आप इसको कहाँ से फंड करेंगे? क्या आप टैक्सेस को ये जो यहाँ से जो सब्सिडाइज़ करेंगे, इसको जी। कहीं और से पूरा करेंगे? देखिए, एक प्लान की ज़रूरत है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्टरनेट प्लान की ज़रूरत है। ये तो सिर्फ़ एक पॉलिटिकल जो है वो वादे होते हैं, नारे होते हैं। ये आपको भी पता है, सबको पता है कि जी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट लेने के लिए किए जाते हैं और इसका हकीकत से बहुत कम ताल्लुक होता है। और सेकेंडली ये कि मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो 300 यूनिट्स फ्री दे देंगे या कम प्राइस पे देंगे। मुझे प्रॉब्लम इससे कि क्या कोई अल्टरनेट प्लान साथ में है या नहीं है, ये होना ज़रूरी है कि हाँ जी, आईएमएफ भी साथ खड़ा है, कर्ज़ों के इश्यूज़ इतने बड़े हैं, एनर्जी के इश्यूज़ इतने बड़े हैं, टैक्स हमने इतना ज़्यादा लिया हुआ है, इतना बर्डन किया हुआ है इकॉनमी को, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, ग्रोथ हमारी बहुत ज़्यादा सबड्यूड है, बहुत 1.5-2% की ग्रोथ हम कर रहे हैं, हमारा इन्फ्लेशन 30% पे चल रहा है। जी। तो कोई प्लान है इन प्लेस? मेरा वो मेरा क्वेश्चन है कि कोई प्लान है? बेशक आप वोटर को ये बताते रहें कि जी आपके लिए हम क्या देंगे और कितनी आसानी पैदा कर देंगे, कितनी चीज़ें मुफ्त कर देंगे। पॉलिटिकल कमोडिटीज़ पहली बात है हमें नहीं बनाना चाहिए, बिजली को, पेट्रोल को, आईएमएफ को पॉलिटिकल कमोडिटीज़ नहीं बनाना चाहिए, अपने वोट बैंक के लिए। अगर जी। बना भी लेते हैं, लेकिन अगर अल्टरनेट प्लान नहीं है, तो मेरे लिए वो बड़ा मसला है, क्योंकि वो अगर नहीं होगा तो फिर ये भी पूरा नहीं होगा जो ये बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है। अच्छा खुर्रम साहब, ये मुझे बताएं कि जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि सोलर सिस्टम के जरिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली हम देंगे, तो क्या करोड़ों लोगों को सोलर सिस्टम के जरिए ये लोग दे सकते हैं? क्या इतनी कैपेसिटी है सोलर पैनल्स में? देखें, बात ये है कि बिल्कुल सोलर पैनल्स के थ्रू ये किया जा सकता है, लेकिन फाइनेंसेस देखने पड़ेंगे ना, आपके जी। फाइनेंसेस क्या हैं। क्योंकि देखें, सोलर पैनल्स भी आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। अब वो इंपोर्ट के ऊपर फिर आपको डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। कर्ज़ा आप पे ऑलरेडी जो है 60-70 अरब डॉलर आपने देने हैं अगले जो है 2-3 सालों में। बिल्कुल। तो वो आप कैसे पूरा करेंगे? जब कर्ज़े को रिस्ट्रक्चर करेंगे, कर्ज़े की अदायगी कर सकेंगे या इंपोर्ट्स बढ़ा देंगे, क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ प्लान होना चाहिए। हम सोलर पैनल्स दे देंगे, हम बिजली का सस्ती कर देंगे, 300 यूनिट फ्री दे देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे और इस तरह की चीज़ें हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन कोई प्लान है पीछे इसके कि करेंगे कैसे? अब बात ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मैं रिकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ सबको कि जी। आईएमएफ की जो ये लास्ट रिपोर्ट आई है, ये काइंडली सिर्फ पढ़ लें, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में ये नारे भी शायद बंद हो जाएँ, ये नारे भी ना लगें। तो मेरे ख्याल में ये नारे लगाना एक चीज़ है और उसके साथ काम करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। सोलर पैनल्स की अभी देखें, इंडिया में भी इलेक्शंस हैं, इंडिया में भी यही बात हो रही है कि जी सोलर पैनल्स 1 करोड़ लोगों को दे दिए जाएँगे। बात जी। सिर्फ ये कि प्लान है, क्या हम सारा इम्पोर्ट ही करते रहेंगे या हम लोकली कोई चीज़ करेंगे या फिर इम्पोर्ट भी किस तरह से हम किस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, कैसे करेंगे, डॉलर कहाँ से लाएँगे? ये सारा इस वक़्त जो है ना प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, चैलेंजेज़ हैं। ये इतना आसान नहीं होगा। हमें आईएमएफ प्रोग्राम में रह के मैं आपको सीरियसली ये बताता हूँ जी। कि आपके आगे 1 साल, 2 साल, 3 साल इतने आसान नहीं होंगे। कर्ज़ों की अदायगियाँ भी हैं, आपको ग्रोथ भी लेकर आनी है, एक्सपोर्ट्स को भी बेहतर करना है, आपको डॉलर भी जो है स्टेबल करना है मार्केट में, आपको अपने फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल करना है, अपने खर्चों को भी कंट्रोल करना है, टैक्सेस भी सही जगह लगाने और अपनी एनर्जी के मसले भी ठीक करने हैं, उसको पूरे सेक्टर को जो है ना आपको ट्रांसफ़ॉर्म करना है, पूरा चेंज करना है। फिर जो गवर्नमेंट का फुट होल्ड है, गवर्नमेंट के अपने जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्वमेंट है जी। सर्विस डिलीवरी में थ्रू स्टेट ओन्ड एंटिटीज़, जिसे हम कहते हैं जी प्राइवेटाइजेशन हो या फिर उनका कोई रिस्ट्रक्चरिंग हो, कोई ऐसा हो कि वो बर्डन ना बने इकोनॉमी के ऊपर। वो 1-1 खरब रुपया खा रही हैं साल की गवर्नमेंट की कंपनियाँ। जी। वो एनर्जी में भी हैं, वो जो लॉजिस्टिक्स में भी हैं, वो और दूसरे सेक्टर्स में भी हैं। तो ये सारा प्लान है, ये सारा होलिस्टिक प्लान बनाना पड़ेगा कि पहले क्या करना है, दूसरा हिस्सा क्या करना है, तीसरे हिस्से में क्या करना है और पैरेलल क्या चलाना है। फिर सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ चैलेंज क्या है। जी। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो जो आपको 15-20 साल
उस पर काम करना पड़ेगा। वो स्टंटिंग है, वो बच्चों का आउट ऑफ स्कूल रहना है। 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है आपका, उसको कैसे स्कूल में लेकर आएंगे? वो तो नेक्स्ट जनरेशन है आपकी, अगर उसको डेवलप नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे किस तरह से? बिल्कुल फिर आपके दुरुस्त हेल्थ केयर फरमाया। कितने मसले हैं, फिर आपका सूबों का और फेडरल के अंदर जो है वो आपने फिर उसको डिवॉल्व करके लोकल जो है वो लोकल लेवल पे लेके जाना है। अपनी जो है वो डिलीवरी सर्विस सिस्टम जो है, अपना डिलीवरी सिस्टम आपने आम आदमी के घर तक लेके जाना है। तो आम आदमी को 4-5 चीज़ें चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, घर चाहिए उसको, सस्ता फूड चाहिए उसको, और साफ़ पानी चाहिए। तो ये सारा काम हो सकता है अगर आप इन्हीं के अराउंड पॉलिसीज़ डेवलप करें, और उसको किस तरह से पॉलिसीज़, अगर हमने कहीं इन्वेस्ट करना है तो उसको फंड कैसे करेंगे, ये प्लान होना चाहिए। सब हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन सोचा ही नहीं गया अभी तक मुझे लगता है, या नारों में ही ये सब ज़ाया किया जा रहा है। और ये मैंने आपको बता दूँ, बिज़नेस एज़ यूजुअल अब नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा अगर सिर्फ ये नारे चलते रहे और कोई प्लान ना हो। अच्छा खुर्रम साहब, अब आइंदा आने वाले दिनों में ये खदशात हैं कि गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा होगा, अबूरी हुकूमत जाते जाते पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में भी इजाफा कर सकती है, मिनी बजट भी आ सकता है, तो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी को आप कहाँ देखेंगे फिर? देखिए, मुझे लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, जी फिस्कल पॉलिसी भी और एक्सटर्नल एक्सचेंज रेट पॉलिसी भी, जी ये सारी जो है ना टाइट पॉलिसीज़ ही रहेंगी। बहुत ज़्यादा इसमें आप रूम ना देखें। मुझे नहीं लगता कि मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा रेट कट हो जाएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, वो भी मेरे ख्याल में फर्स्ट हाफ या उसके बाद जाके थोड़ा बहुत रेट कट हो सकता है। इससे पहले कुछ हो जाए तो बड़े हम लकी होंगे कि इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेट कट होगा। तो ड्यूरिंग द ईयर आप एक्सपेक्ट करें बहुत नॉमिनल सा रेट कट। जी और आईएमएफ ने वैसे भी इंडिकेशन दे दिया आपको कि जी जब तक आपने हालात ठीक नहीं करेंगे, कैश इकोनॉमी इतनी चल रही है आपकी, इन्फ्लेशन इतनी ऊपर है, तो आप रेट कट कैसे करेंगे? तो प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे एक्सचेंज रेट पॉलिसी हो, या फिर फिस्कल पॉलिसी, ये जी तीनों टाइट रहेंगी। इनको आप ना समझे कि ये लूज पॉलिसीज़ होंगी और फिर हम दोबारा से जो है बहुत जल्दी जो है वो ग्रो कर जाएंगे। जब तक आपके रिफॉर्म्स नहीं होते, आप ग्रोथ मेरे नहीं ख्याल के सही तरीके की आ सकती। अबूरी हुकूमत जाते जाते मिनी बजट ला सकती है, आप का क्या तजुर्बा है इस हवाले से? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि मिनी बजट की इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि आपके टैक्स के टारगेट्स, आपने टैक्स इतना बढ़ा दिया है और उसी वजह से आपके टैक्स के टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, जी और आपने बिजली और गैस की कीमतें ऑलरेडी अच्छी खासी बढ़ा दी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिनी बजट की ज़रूरत पड़ेगी। सच हाँ, बात हो रही है, आईएमएफ भी इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि केटेगरी गवर्नमेंट ये कर भी पाएगी, क्योंकि टैक्स की चीज़ें जो है वो एक प्रॉपर मैंडेटेड कैबिनेट जो होती है, एक फुल फ्लेश्ड कैबिनेट जो होती है वही कर पाती है। फाइनेंस बिल के उसमें चेंजेस होती हैं। जी मेरे ख्याल में वो जो एक हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद, वही कर पाएगी। मेरा नहीं ख्याल केटेगरी गवर्नमेंट कर पाएगी। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि जो अब नई हुकूमत आएगी, क्या उसके लिए साल 2024 सर्वाइव करने के लिए आसान रहेगा, साल 2025 आसान रहेगा, या ये मसाइल दिन ब दिन और माह माह बढ़ते जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है 2024 तो बहुत टफ होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में 64 मुल्कों में जो है इलेक्शंस हो रहे हैं, जी और एशिया में अच्छे खासे कंट्रीज़ में हो रहे हैं। बांग्लादेश में भी हो चुके हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इलेक्शंस होंगे। तो मेरे ख्याल में ये अब बहुत वॉलीटाइल ईयर है, जी और हमारे अपने भी मसले अपनी जगह पर हैं। एक तो दुनिया में वॉलीटिलिटी है, पॉलिटिकल वॉलीटिलिटी है, फिर कमोडिटी प्राइसेस अभी ऐसे से नीचे आई हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट कट शायद ना हो इतने ज़्यादा इंटरनेशनली भी। तो वो एक चैलेंज है, प्लस हमारे अपने चैलेंजेस हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी टफ ईयर होगा, इतना आसान नहीं होगा 24 का। 25 और 26 जाके अगर हमने आज से कुछ काम शुरू किए, रिफॉर्म शुरू किए, जी 25-26 जाके थोड़ा बहुत जो है वो आपको बेहतर लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 24 काफ़ी टफ होगा। स्टॉक मार्केट की पोजीशन बेहतर रहेगी? नहीं, मुझे लगता है कि अकॉर्डिंगली होगा ना, वॉलीटिलिटी रहेगी स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वो वन साइडेड तो हो नहीं सकती। क्लैरिटी आती रहेगी, आईएमएफ के साथ रिफॉर्म प्रोसेस चलता रहेगा, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाए तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, थोड़ी बहुत बेहतरी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी, क्योंकि रिफॉर्म्स करने उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ेंगी, उसमें बहुत ज़्यादा हमें पेन भी लेने पड़ेंगे। तो हाल में स्टॉक मार्केट अकॉर्डिंगली वॉलीटाइल रहेगी। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने के जो दावे किए जा रहे हैं सियासतदानों की जानिब से, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। आईएमएफ के प्लान में रहते हुए इस किस्म की कोई पॉलिसी हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट प्लान मौजूद नहीं है। पॉलिसी का तो हमेशा से फुकदान रहा है पाकिस्तान में। पॉलिसी हम बनाते नहीं है, अगर हम पॉलिसी बना लें तो उसकी अल्टरनेट पॉलिसी हम नहीं बनाते, और इन दोनों वर्ड्स पर, यानी पॉलिसी और अल्टरनेट पॉलिसी के ऊपर हम एतबार ही नहीं करते, इन्हिसार ही नहीं करते, क्योंकि
अगर हम पॉलिसी बनाएंगे तो उसको रन करने के लिए फिर ऑब्वियसली हमें एक टीम बनानी पड़ेगी, और कोई भी टीम जो है वो इस वक्त काम करने के मूड में नहीं है। ओबूरी हुकूमत ने पॉलिसीज़ बनाने की कोशिश की है, आइंदा आने वाली हुकूमत क्या इन पॉलिसीज़ को थोड़ा बेहतर कर सकती है या नहीं कर सकती, हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी। IMF के प्लान में रहते हुए ऑब्वियसली हम IMF की पॉलिसीज़ पर अमल करेंगे, और 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बातें करने वाले सिर्फ बातें ही करते रह जाएंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप फराजुर रहमान। बहुत शुक्रिया फराज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फराज साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि दावे किए जा रहे हैं सियासी जमातों की तरफ से कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराम की जाएगी अगर वो इलेक्शन में कामयाब हो जाते हैं। कोई कह रहा है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराम की जाएगी। क्या ये मुमकिन हो पाएगा, और क्या ये सब्सिडी के ज़ुमरे में नहीं आता? और अगर सब्सिडी के ज़ुमरे में आता है मुफ्त बिजली फराम करना 300 यूनिट या 200 यूनिट, तो IMF के प्लान में रहते हुए ये तो फिर कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंट हो पाएगा, या ये दावे हैं, धोखा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता? बात यह है कि सियासत जिस चीज़ का नाम है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना, लोगों को झूठे लारे लप्पे दिए जाते हैं और उनको ज़हनी गुलाम बना दिया जाता है। जी, ठीक है ना। अब जो दिल में चाहे कह दो, जो आवाम को अच्छा लगे वो कह दो, उसमें क्या मसला। सिलाई मशीन बांटेंगे जी 10,000, कंप्यूटर बांटेंगे जी 50,000, ये सब सब्सिडी देनी पड़ेगी ना। आपके मुल्क के पास, सदर मुमलिकत के पास पैसा नहीं है, गवर्नर के पास पैसा नहीं है, वजीर आला कहता पैसे नहीं है, और आप जो है वो बातें कर रहे हैं मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है, किस्त नहीं है IMF की देने के लिए, और फिर आप जो है वो ऐसे वादे कर रहे हैं। मुल्क को क्राइसिस से निकालने की बात करो खुदारा, ठीक है ना, जुड़ने की बात करो खुदारा, 1 यूनिट की बात करो खुदारा, कोई ऐसी बात करो कि जिससे जो है, जो प्रैक्टिकल है, जिससे हमारा मुल्क तरक्की कर सके, हमारा गरीब आवाम जो है उसको कोई रिलीफ मिले। ये तो सरासर मैं समझता हूँ कि इंसान बेवकूफ़ बनाने की बात है, और बात यह बन रहे हैं हम तो बन रहे हैं बेवकूफ़ सर। इन्हीं पार्टियों को फंड देते हैं, इन्हीं को जो है वो चुन के हम कैबिनेट में लेके आते हैं, फिर उसके बाद जो है यही लोग जो है वो हमारे कारोबारों को तबाह कर देते हैं। आज ये टैक्स का हदफ आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था जी। कि टैक्स का हदफ मुकम्मल नहीं कर सकते ये, तो आपने पूछा था क्यों, मैंने कहा उसकी सीधी वजह ये कि कारोबार चलेगा तो टैक्स होगा। बिल्कुल। ठीक है, नौकरियों का हदफ पूरा नहीं कर सकते, तो पूछे क्यों, क्योंकि कारोबार चलेगा तो कुछ होगा। ठीक है ना। तो बात यह है कि सूरत हाल बड़ी गंभीर है इस वक्त। जो मैनिफेस्टो तमाम पार्टीज को बनाना चाहिए वो मुल्क को क्राइसिस से बाहर और पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हुए बिजनेस कम्युनिटी को काम में लेके आएँ और उन्हें बताएं कि जी उनके ज़रिए से तिजारत को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है। आप जो बातें कर रहे हैं वो बातें कर रहे हैं जी, आप 300 यूनिट फ्री कर देंगे। मैं बात करता हूँ कि मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम 3,000 यूनिट का बिल दोगे। ये तो बड़ी आज ये अच्छी कौम बात है को आपकी। हमेशा आप भिखारी बनाने ये की तरफ लेके जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा फराज साहब, आप भी सरकार हैं, काटी के प्रेसिडेंट भी हैं, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन भी है। इतनी अहम जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी क्या आपको उतना वक्त मिल गया कि अब आप सियासत में आने को तैयार हैं? आप 2 हलकों से खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो अब सनतकार को चाहिए कि वो सनत चलाए, मईशत पे फोकस करे। सियासत में क्यों आ रहे हैं, क्या एजेंडा लेकर आ रहे हैं? देखें, बात यह है कि मैंने काटी के प्रेसिडेंट होके और इतना इन्फ्लुएंशियल होके मेरा तो कोई काम रुकता नहीं है सर, सारे काम हो जाते हैं। ठीक है ना। और बात यह है कि इतने जब ओहदे मैं होने ये के बाद भी देखता हूँ आपको कि कोई काम इंडस्ट्री के रोक सकता अंदर है? क्या एक कोई रोक छोटे, सकता है? नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की मेहरबानी। जी। बात ये है कि मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है उसकी बका नहीं, पाकिस्तान की बका के लिए। देखिए, मैं बचपन से ना बड़ा पैट्रियोटिक किस्म का आदमी हूँ। जी। पाकिस्तान के लिए मैंने, मेरी पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को भी आपने देखा और वैसे भी आपने मेरी स्पीचेस सुनी, जहाँ जहाँ भी आपने देखी। जी। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान है तो तुम्हारी सियासत है, बिल्कुल। पाकिस्तान है तो आपकी एंकरिंग है, पाकिस्तान है तो हम हैं। ये बात है, और सबसे पहले पाकिस्तान का नारा मैं हमेशा मारता हूँ। ठीक है ना। और मैं अपने फॉलोअर्स को हमेशा ये बात कहता हूँ कि देखो, पाकिस्तान की कदर करो, पाकिस्तान की तरक्की करेगा, पाकिस्तान की तरक्की होगी
तो यकीनी तौर पे तुम लोग जो है वो सैराब हो जाओगे। बात ये है कि अभी मैंने आपसे कहा ना, नौकरियों का वादा वो नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। नहीं, आपका एजेंडा क्या है? क्यों आप सियासत में कदम वो रखने को तैयार हैं जब आप इतनी हाई पोजीशंस पर हैं, बिजनेस कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सनतों की तरफ से मुंह मोड़ के सियासत की तरफ आना, क्या सोच कर आ रहे हैं? क्या एजेंडा लेकर आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्या जरूरत पेश आ गई आपको? सर सर सर, मसला ये है, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। मसला ये है कि हम ऐवानों में डिस्कस ही नहीं होते, सिवाय इस वक्त जिस वक्त हमसे टैक्स या बम्पर टैक्स लिया जाता है। हमें जब तक के रिलीफ पॉलिसीज़ नहीं मिलेंगी, अच्छी पॉलिसीज़ नहीं मिलेंगी, कारोबार फ्लोरिश नहीं होगा। जब तक कारोबार फ्लोरिश नहीं होगा, इन्फ्लेशन ख़त्म नहीं होगा, और इन्फ्लेशन ख़त्म नहीं होगा तो गरीब को रोटी नहीं मिलेगी। ये सारा कनेक्शन जो है ना हमसे बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे वोट जो है वो उन लोगों का चाहिए जो ये बात समझते हों कि पाकिस्तान की बुनियादें खोखली हो चुकी हैं। 75 साल से तमाम सियासी पार्टीज़ जो है वो अपने अपने जौहर दिखा चुकी हैं। जी। तो आज खुदारा उन लोगों को चुनें, उनके सीवीज़ देखें कि क्या वाकई वो हमारी पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी में कोई काम कर सकते हैं। तो इस वक्त तो पाकिस्तान बचाना सबसे अहम है, तो लिहाजा मैं निकला हूँ पाकिस्तान को बचाने के लिए। आखिर में ये बता दें कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान पीर को होने वाला है, स्टेट बैंक का इजलास बैठेगा, पे फैसला होगा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो क्या आप देख रहे हैं कि शरह सूद में कमी होगी या फिर शरह सूद अनचेंज रहेगी? सर, इस पे भी मैं आपको पहले ही बता दूं कि देखें, बैंकों में ना पैसा जा रहा है। जो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टर्स के पास है या कारोबारी हजरात का जो थोड़ा बहुत पैसा है, अब तो कारोबार प्रैक्टिकल रह ही नहीं गया ना। गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, लेबर की तनख्वाह, ये तमाम चीज़ें निकालने के बाद आप जो है वो कार खैर कर रहे होते हैं, मतलब कोई बिजनेस नहीं है। आज मैं आपको बता दूं, जफ़र हुसैन जेटीसी से मेरी बात हुई। जफ़र हुसैन भाई का कहना ये था कि मेरे पास फराज भाई फंड नहीं आ रहे। इंटरेस्ट रेट जो है क्या वो कम होगा या नहीं होगा? आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इंटरेस्ट रेट और 0.5 बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया फराज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाले सिर्फ बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये सब्सिडी के ज़ुमरे में आता है और IMF के प्लान में रहकर हम कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। क्लियर कट ये बात वाज़ेह हो गई। आज के प्रोग्राम में मैंने इस टॉपिक को मुख्तलिफ अपने गेस्ट से पूछा, उनसे सवालात किए, उनसे जानने की कोशिश की कि कहीं से मुझे पॉजिटिव जवाब मिल जाए, कहीं से उनकी बात की तर्जुमानी हो जाए कि हाँ हो सकता है। सब ने बोला नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, पॉलिसी नहीं है, अल्टरनेट पॉलिसी नहीं है, सब्सिडी है। सब्सिडी IMF के होते हुए आप नहीं दे सकते, आपको मजीद टैक्सेस बढ़ाने होंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनानी होगी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बातों को छोड़कर पावर डेफिसिट को, यानी खसारा जो हमारा दिन ब दिन बढ़ रहा है तवानाई सेक्टर में, इसको काबू करने की बात करनी होगी। इन पर कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, सियासी कैंपेन चलाई जा रही है। बहरहाल अब आवाम भी बाशऊर हो गई है, आवाम को भी बताया कि जो बात कर रहे हैं वो इस पर पूरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे उनको भी मालूम है, और जो बातें कर रहे हैं उनकी गुज़िश्ता हुकूमत भी थी, उन्होंने उसमें क्यों नहीं ये ऐलान किया, उसमें क्यों नहीं रिलीफ दिया, क्यों गैस की कीमतों में कमी नहीं की, क्यों बिजली की कीमतों में कमी नहीं की, क्यों महंगाई को कंट्रोल नहीं किया। तो ये अब जो सिस्टम है और ये जो टेक्निक्स हैं और ये जो बातें हैं ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं। दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, जिद्दत आ गई है, हर शख्स को अवेयरनेस आ गई है। अब यही है कि पाकिस्तान के मुआशी ढांचे को बेहतर करने के लिए हमें बेहतरीन किस्म की पॉलिसीज़ बनानी होगी। उबूरी हुकूमत ने कोशिश की है, आइंदा आने वाली हुकूमत इन पॉलिसीज़ को अगर आगे बढ़ाती है तो यकीनन इससे हमारी मुआशी जो एक ढांचा है, हमारा जो एक मुआशी सर्कल है, उसको तक़वियत मिलेगी। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।